हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। ये वीडियो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का पार्ट 3 है। इससे पहले इसके 2 वीडियोस आ चुके हैं जिसमें हमने नेशनल इनकम को मेजर करने का फर्स्ट मेथड सीखा, वैल्यू एडेड और प्रोडक्ट मेथड, जिसे मैंने आपको सारे स्टेप्स क्लियर करे। आज हम नेशनल इनकम को मेजर करने का सेकेंड मेथड करेंगे, इनकम मेथड। इनकम मेथड से मतलब बताने से पहले इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, नेशनल इनकम को फैक्टर इनकम की टर्म्स में मेजर करते हैं। ठीक है, इस मेथड के अंदर नेशनल इनकम, इन दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर इन टर्म्स ऑफ फैक्टर इनकम। हम फैक्टर इनकम की टर्म्स में मेजर करते हैं। अब फैक्टर इनकम क्या होती है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में, इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, इन एन अकाउंटिंग ईयर विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। अब आपको डोमेस्टिक टेरिटरी अच्छे से पता है क्या होता है। इन एन अकाउंटिंग ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी जो भी आपकी इनकम कमाई जाती है, इनकम अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, इनकम अर्न्ड या इनकम अर्न्ड और जनरेट करी जाती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं, इज कॉल्ड फैक्टर इनकम, because it is used earned with the help of factor of production। हमने इसको अर्न किया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से। अब आपको पता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। हमारे 4 फैक्टर ऑफ मेन प्रोडक्शन होते हैं। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे? लैंड, लेबर, कैपिटल, लास्ट वन इज एंटरप्रेन्योर। इनके बदले में जो भी इनकम जनरेट करी जाती है दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। लैंड के बदले में रेंट, लेबर को क्या मिलती हैं? वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर अर्न्स प्रॉफिट। अब हमने जो ये फैक्टर इनकम पढ़ी, अब हम इसी फैक्टर इनकम को इसी इनकम मेथड में अलग अलग तरह से डिवाइड करके सीखेंगे कि इनकम मेथड के अंदर जब हम इस फैक्टर इनकम को ऐड कर देंगे बच्चों तो हमें मिलेगा NDPFC। अब क्वेश्चंस में डायरेक्ट आपको ऐसे नहीं दिया होगा, ये किसी फॉर्म में दिया होगा। अब हम वही फॉर्म समझते हैं ताकि हम NDPFC निकाल सके। NDPFC मीन्स डोमेस्टिक इनकम, और एक बार अगर डोमेस्टिक इनकम निकल गई NDPFC तो इसमें सिर्फ NFIA को प्लस अगर आप कर देंगे तो आपको कौन सी इनकम मिल जाएगी? नेशनल इनकम, और कॉल्ड NNPFC। तो मुझे अब इस क्वेश्चन के अंदर यही फैक्टर इनकम को हमने अलग अलग पार्ट्स में सीखना है। तो इनकम मेथड के अंदर मैं आपको लिख के दे रही हूँ, इनकम मेथड के अंदर 3 कैटेगरी में हम इस फैक्टर इनकम को डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी को कहा जाता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, दूसरी कैटेगरी को कहा जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरी कैटेगरी को कहा जाता है मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मैं इसको यहाँ पर लिख भी देती हूँ फुल फॉर्म में, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। यानी कि अगर मैं इन तीनों को प्लस करूँ तो इनको प्लस कर मुझे मिल जाएगा NDPFC। अब हम 1 बाय 1 इन तीनों को सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज सिखा रही हूँ कि ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है, एक एम्प्लॉय जब किसी के अंडर काम करेगा तो उसको उसके बदले में कुछ ना कुछ वेजेस या सैलरी मिलेगी। तो इसके अंदर इसको हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। पहला पार्ट वेजेस एंड सैलरी,
इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, और इसके अंदर अंदर क्या आएगा, उसकी बेसिक पे, उसके बोनस, उसको किसी भी टाइप का कोई भी अलाउंस मिलता है, एटसेट्रा, ये आता है वेजेस एंड सैलरी इन कैश में। एम्प्लॉयज को वेजेस एंड सैलरी इन कैश के अलावा वेजेस एंड सैलरी इन काइंड भी मिलता है। इन काइंड का मतलब उनको कोई रेंट फ्री हाउस मिला हुआ है, यानी कि एक हाउस जो है कंपनी ने प्रोवाइड करा हुआ है, तो ये एक सैलरी का पार्ट माना जाएगा, बट इन काइंड का पार्ट माना जाएगा। या फिर कंपनी की तरफ से इनसाइड ऑफ कंपनी an employee get free education for his children। कंपनी की तरफ से बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जा रही है, उनको रहने के लिए घर दिया गया है, तो दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। तीसरा इसके अंदर आता है, ये बहुत ध्यान से सुनना, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि मान लो एक लड़का है, वो किसी कंपनी में काम करता है, ठीक है, एक बॉय है, वो किसी कंपनी में काम करता है और वो कंपनी उसको 20,000 रुपीज़ जो है सैलरी देती है, ठीक है, और उसके हर महीने एवरी मंथ उसकी सैलरी में से 1,500 रुपीज़ कट हो जाते हैं, और वो 1,500 रुपये उसकी सैलरी में से कट होते हैं और किस में डलते हैं, पीएफ में डलते हैं। जितना उसकी सैलरी में से पीएफ में से कटता है, उतना ही एम्प्लॉयर यानी कि मालिक यानी कि कंपनी भी 1,500 रुपये पीएफ में डालती है। तो जो कंपनी की तरफ से पीएफ में जा रहा है, कंपनी की तरफ से यानी कि एम्प्लॉयर की तरफ से, वो हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट बनेगा। जो खुद की सैलरी में से जा रहा है बच्चों, वो नहीं लेना, यानी कि एम्प्लॉय का नहीं लेना, एम्प्लॉयर का लेना है। एम्प्लॉय का क्यों नहीं लेना, क्योंकि उसका ये कंट्रीब्यूशन वो उसका वेजेस एंड सैलरी इन कैश में हो गया। अगर हम दूसरी बारी फिर ले लेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी यहाँ। तो सिर्फ एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन डाल रहा है वो आता है, ठीक है। रिटायरमेंट पेंशन भी आती है बच्चों। रिटायरमेंट पेंशन क्यों आएगी, क्योंकि जो ये कंपनी पेंशन प्रोवाइड कर रही है, ये उसकी सर्विसेज का रिवॉर्ड है। जो उसने 58 या 60 ईयर्स की सर्विसेज कंपनी में दी है, उसका रिवॉर्ड है। तो इस तरह से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के 3 सब पार्ट करे मैंने, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसके अंदर मैंने आपको प्रोविडेंट फंड बताया, रिटायरमेंट पेंशन बताई, कोई इंश्योरेंस है कंपनी पे कर रही है प्रीमियम, तो वो भी आएगा एम्प्लॉयर की तरफ से। तो ये सारी चीज़ों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें पहला स्टेप मिलेगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। क्वेश्चन में आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के नाम से भी दिया जा सकता है, आपको अलग अलग भी दिया जा सकता है, आप ऐड करके उसे निकालेंगे, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में जो इनकम आती है वो 2 तरीके की आती है। एक इनकम ऑफ प्रॉपर्टी आती है, एक इनकम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आती है। यानी कि इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं वो है, पहली है रेंट एंड रॉयल्टी, दूसरा इसके अंदर आता है इंटरेस्ट, तीसरा इसके अंदर आता है प्रॉफिट। पहले इसको समझते हैं, रेंट एंड रॉयल्टी क्या होता है। मान लीजिए कि अगर हमने अपना कोई लैंड रेंट पे दी है तो उसके बदले में जो मुझे मिलेगा दैट इज रेंट। अब रॉयल्टी क्या होता है कि मान लो मेरी कोई कोल की माइन थी, वो कोल की माइन को मैं किसी अदर पर्सन को दे देती हूँ,
ठीक है, अदर पर्सन को मैंने दिया, वो अदर पर्सन जो मुझे उसके बदले में पे करेगा हर महीने, दैट इज कॉल्ड रियलिटी। और रेंट जो होता है वो लैंड के बदले में या बिल्डिंग के बदले में, किसी भी चीज़ के बदले में मिलता है। तो रेंट एंड रियलिटी में डिफरेंस क्लियर। इंटरेस्ट का मतलब बिजनेस चलाने के लिए मैंने अगर बैंक से लोन लिया है तो उस लोन के बदले में क्या जनरेट होगा, इंटरेस्ट। प्रॉफिट तो पता ही है, एंटरप्रेन्योर की अपनी मेहनत के बदले में जो उसे मिल रहा है। यानी कि रेंट एंड रियलिटी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये तीन चीजें मिलकर ऑपरेटिंग सरप्लस बनाती हैं। अब कई बार ना प्रॉफिट को भी वो लोग एक्सपेंड कर देते हैं, न्यूमेरिकल में बोर्ड वाले। तो प्रॉफिट के भी आगे फर्दर तीन पार्ट होते हैं बच्चों। पहला होता है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, दूसरा होता है डिविडेंड, तीसरा होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको आप कॉर्पोरेट सेविंग भी कहते हो। और इसका तीसरा नाम होता है रिटेन्ड अर्निंग। कॉर्पोरेट टैक्स, एक कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट के ऊपर वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। यानी कि प्रॉफिट हमें बिफोर पेइंग टैक्स लेना है। अगर क्वेश्चन में कभी आपको प्रॉफिट माइनस करके, टैक्स माइनस करके प्रॉफिट गिवन हो आफ्टर, तो आप उसको प्लीज ऐड करके बिफोर बनाएंगे। डिविडेंड का मतलब कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको उनके बदले में, उनके जो उन्होंने शेयर लिए और वो शेयर होल्डर कंपनी के बने, उनके बदले में कंपनी जो उनको डिविडेंड दे रही है वो डिविडेंड भी कंपनी अपने कमाए हुए प्रॉफिट में से देती है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। अब फ्यूचर में अनसर्टेनिटी हो, उससे बचने के लिए कंपनी कुछ अपने पास प्रॉफिट को बचाकर भी रखती है, दैट इज कॉल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या कॉर्पोरेट सेविंग या रिटेन्ड अर्निंग। तो ये तीनों जो है ये प्रॉफिट का पार्ट है। कई बारी क्वेश्चन में प्रॉफिट ना देकर ये तीन चीजें दे दी जाती हैं, तो आप इनको ऐड करके पहले प्रॉफिट निकालते हो, फिर उसमें इंटरेस्ट ऐड करते हो, फिर उसमें रेंट ऐड करते हो, तो आपको ऑपरेटिंग सरप्लस मिलता है। और कई बारी आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रॉफिट भी दे देंगे और ये भी दे देंगे, तब आप इन चीजों को इग्नोर करोगे बच्चों, आपने इनको देखना भी नहीं है, क्योंकि तब मुझे प्रॉफिट गिवन है। अगर लिख दिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो प्लीज टैक्स उसमें ऐड कर देना, क्योंकि टैक्स देने के बाद का प्रॉफिट नहीं लेना हमें, ठीक है। यानी कि मान लीजिए एक कंपनी ने 20 लाख रुपए कमाए, जिसमें से 4 लाख रुपए का वो टैक्स पे करते हैं, 10 लाख वो अपने एम्प्लॉयज में बांट देती हैं डिविडेंड के रूप में, और 6 लाख जो है वो बचा कर रख लेती हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ये सारा मिला के हमारा प्रॉफिट ही बनेगा, यानी कि मैं क्वेश्चन में 20 लाख को लूंगी। क्लियर है ये बात? तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया। इसके बाद आते हैं तीसरे पार्ट पर, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इनकम। ये मिक्स्ड इनकम क्या होती है? मिक्स्ड इनकम में क्या होता है, एक से ज्यादा तरह की फैक्टर इनकम जब आती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड इनकम। ये जर्नली इसके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, जो किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं बट खुद कुछ ना कुछ कमा रहे हैं। जैसे एक लड़की है, अगर वो मान लो सैलून चला रही है, कोई पार्लर है उसने खोला, उस पार्लर को उसने अपने घर में ही खोला, तो उसका क्या बचा, रेंट। वो खुद ही काम कर रही है तो अपने आप को क्या बचा रही है देने से, सैलरी। खुद ही पैसा लगाती है, सामान लेके आती है, तो किससे बच रही है वो, इंटरेस्ट। मेहनत कर रही है तो क्या कमा रही है, प्रॉफिट। क्योंकि हम इसके अंदर इन सारी चीजों को अलग अलग एक्यूरेटली नहीं निकाल सकते हैं, तो हम इसको मिक्स्ड इनकम के अंदर डाल देते हैं कि उस पार्लर का कमाया हुआ ये टोटल पैसा है, चाहे वो इन फॉर्म ऑफ रेंट हो, चाहे सैलरी हो, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे प्रॉफिट हो। इसीलिए इसको मिक्स्ड इनकम कहा जाता है। अब डॉक्टर है, अपना खुद का क्लिनिक खोला है, अपने घर में खोला हुआ है, सारे इक्विपमेंट भी वो यूज कर रहा है, पैसा भी उसने लगाया, वो मेहनत भी कर रहा है, इलाज भी कर रहा है, वो इसके अंदर आएगा। तो मिक्स्ड इनकम के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन आते हैं,
यानी कि इस मेथड के अंदर मैंने आपको ये 3 चीज़ें सिखाई। ये 3 चीज़ों को ऐड करने पर मुझे सबसे पहले इस क्वेश्चन में डोमेस्टिक इनकम मिलती है, यानी कि एनडीपीएफसी। कैसे मिलेगी? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब जब एनडीपीएफसी आ गया तो हमारे लिए नेशनल इनकम निकालना तो वैसे ही बहुत आसान हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? एनडीपीएफसी प्लस एनएफआई, क्योंकि हमें सिर्फ कंसेप्ट जो है वो नेशनल से डोमेस्टिक वाला क्लियर करना है, डोमेस्टिक से नेशनल वाला, बाकी सब तो सेम है। तो बहुत आसान और इजी मेथड है। इस मेथड में आपने सबसे पहले स्टेप सीखे। स्टेप में मैंने 3 पार्ट बताए आपको, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में वो पर्सन्स जो किसी के अंडर काम करके सैलरी वगैरह कमाते हैं, उसको भी फर्दर 3 पार्ट में क्लासीफाई किया, सैलरी एंड वेजेस एंड सैलरी इन कैश, इन काइंड और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर का लेना है, एम्प्लॉय का नहीं लेना है, क्योंकि एम्प्लॉय का ऑलरेडी इसमें आ गया। ऑपरेटिंग सरप्लस सिखाया, जिसमें प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप की इनकम आती है, यानी कि रेंट एंड रॉयल्टी आता है। रेंट आपको पता है क्या होता है, रॉयल्टी मैंने बताया कि मान लो मेरी कोई कोल की माइन है, वो मैं किसी अदर पर्सन को दे देती हूँ कोल निकालने के लिए, तो वो मुझे कुछ ना कुछ तो पे करेगा हर महीने। तो जो वो मुझे एक रेंट की फॉर्म में जो चीज़ पे कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। इंटरेस्ट आपको पता है, प्रॉफिट आपको पता है। प्रॉफिट के 3 पार्ट मैंने आपको बताए, ये ऑल आर द पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट। इन सबको मिलाकर प्रॉफिट बनता है। कभी कभी क्वेश्चन में यही दिया होता है, प्रॉफिट नहीं दिया होता। फिर मैंने आपको मिक्स इनकम बताई। मिक्स इनकम का मतलब इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन आते हैं, एक से ज़्यादा तरह की फैक्टर इनकम आती है। जैसे मैंने एग्जांपल पार्लर का दिया, तो पार्लर में सब कुछ आ रहा है, तो उसको हम मिक्स इनकम मानेंगे और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की इनकम मानेंगे और मिक्स इनकम के अंदर डालेंगे। फिर जब हम इन तीनों कैटेगरी को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा एनडीपीएफसी, यानी कि ये मेरा फर्स्ट स्टेप था। इसमें 2 ही स्टेप है, और सेकंड स्टेप में मैंने क्या करना है, उसमें सिर्फ एनएफआईए को ऐड करना है, तो मुझे नेशनल इनकम मिल जाएगी। अब जब हम इस मेथड को करेंगे तो कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें बहुत ध्यान में रखनी है। प्रिकॉशंस, वो प्रिकॉशन क्या है? नंबर 1 कि हमें कोई भी ट्रांसफ़र इनकम नहीं लेनी। अब आपको पता है ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है। ट्रांसफ़र इनकम जो 1 साइडेड है, बायलेटरल नहीं है, लाइक ओल्ड एज पेंशन जो गवर्नमेंट दे रही है, कोई स्कॉलरशिप, तो इस तरह की कोई भी इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, चैरिटी है, ओल्ड एज पेंशन है, ये सब नहीं आता, पहली बात। दूसरा, कोई भी विंडफॉल गेन नहीं आता, अचानक से होने वाला फ़ायदा, उसको हम अपने इनकम का पार्ट नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि ये विंडफॉल गेन है, अचानक हुआ है, और जैसे कोई मैं लॉटरी जीत जाऊँ अचानक, तो वो मेरे लिए विंडफॉल गेन है। लॉटरी का जीतना, कोई हॉर्स रेस में कोई बंदा जीत गया है, तो ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। दूसरी बात कि इनकम अगर हमको हुई है सेकेंड हैंड सेल की गुड्स से, तो वो भी मैंने आपको पिछले मेथड में भी बताया, इसमें भी बता रही हूँ। सेकेंड हैंड इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नॉट इंक्लूडेड, इसको भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर है ये बात? इसी तरह से इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स आर also not included in this method because it is just a paper work। इससे कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं होता, ना ही कोई इनकम जनरेट होती है। लेकिन इसको बेचने के लिए, खरीदने के लिए जो कमीशन या ब्रोकरेज पे किया जाता है, फिर वो चाहे शेयर की बॉन्ड्स के लिए है या सेकेंड हैंड गुड्स के लिए है, उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। इलीगल इनकम को बिल्कुल नहीं लिया जाता, वो आपको अच्छे से पता है। थेफ्ट से कुछ भी कमाया गया चोरी करके, ये सब चीज़ें जो होती हैं इनकम मेथड में नहीं आती हैं। गैम्बलिंग से, ब्लैक मार्केटिंग से इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। तो ये प्रिकॉशंस थी जो मैंने आपको बताई, जिनको आपने याद रखना है मेथड के अंदर कैलकुलेट करने के टाइम पर। एक और चीज़, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ रेंट। इम्प्यूटेड वैल्यू की बात मैंने पिछले मेथड में भी करी थी।
अगर मैं खुद का घर ऑफिस बना रही हूँ तो मुझे उसको रेंट नहीं पे करना पड़ रहा, बट उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू, उसकी अगर मैं घर पे, यानी कि उसका कुछ तो वैल्यू है रेंट की, वो रेंट की वैल्यू मुझे निकालनी है और वो इम्प्यूटेड वैल्यू जो है मेरी नेशनल इनकम में आएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और इसलिए आपको मैंने जो ये मेथड सिखाया, इसमें ये सारी थ्योरी को आपने रिवाइज करना है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया अभी तक तो उसको भी ज़रूर करें। थैंक यू।